के अंदर पिछले लगभग कुछ दिनों से एक बड़ा सेंसेशन ऑनलाइन लेवल पर चल रहा है जिसको कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जाना जा रहा है। बहुत सारे लोग जुड़ भी रहे हैं, बहुत सारे लोगों का इसको लेके अलग अलग प्रकार का ओपिनियन है। लेकिन अगर आप इसको एक न्यूट्रल पक्ष के नज़रिए से देखें तो देखने में तो ये एक बहुत ब्रिलियंट लेवल का, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस लेवल का, लेजी और अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एक मूवमेंट चलाई गई है जिसके तहत ये लोग कहते हैं कि हम देश में बदलाव लाएंगे। लेकिन रियलिटी है कि अगर आप इसको ध्यान से जांचें पड़तालें और अगेन एक न्यूट्रल पक्ष और एक लेंस के थ्रू देखें तो आप देखेंगे कि ये क्लियर कट तरीके से एक वेल पैकेज्ड, आइडियोलॉजिकली लोडेड, अमेरिका बेस्ड पीआर कैंपेन है जिसका उद्देश्य केवल ये है कि यूथ की एनर्जीज को वेपनाइज करना, एक ऐसे सब कल्चर को क्रिएट करना जो कि एब्सोल्यूट लेवल पर सेल्फ डिग्रेडेशन को प्रमोट करे और स्टेट को कंप्लीटली पैरालाइज करने की बात करे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, आप इसके मैनिफेस्टो को ऑब्जर्व कीजिए। मैनिफेस्टो में ये कहते हैं कि हम किसी भी जज को पोस्ट रिटायरमेंट लेवल पर कोई भी राज्यसभा सीट या जॉब देने के लिए कंप्लीट प्रोहिबिशन लाएंगे। बहुत वैलिड है, बहुत एप्ट है, क्योंकि बहुत सारे जजेस एक पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रेशर के तहत ऐसी गतिविधियां जरूर करते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल इस प्रॉब्लम का ये है कि हमारे जुडिशरी में इस मोमेंट पर रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। क्या आप रिफॉर्म्स को जुडिशरी में, पहली बात, एक ट्विटर लेवल के पोलिंग की तरह उसको ट्रीट कर सकते हो? आप अगर ये कह रहे हो कि पोस्ट रिटायरमेंट लेवल पर जुडिशियल बैन लगाया जाएगा नौकरियों के लिए और राज्यसभा सीट्स के लिए, क्या इस पर्टिकुलर पॉइंट से जुडिशियल इंटीग्रिटी अपहोल्ड होती है? सोच के देखिए और बताइए आप मुझे। आज जुडिशरी को आवश्यकता है वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे कोलिजियम सिस्टम में। कोलिजियम सिस्टम के रिफॉर्म को लेकर इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है। आज जुडिशरी में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि केसेस की पेंडेंसी को रिजॉल्व करे। केसेस की पेंडेंसी जो है 3 करोड़ से अधिक, उनको रिजॉल्व करने के लिए इन लोगों के पास कोई प्लान नहीं है। आज जुडिशरी का उद्देश्य होना चाहिए कि कैसे डिजिटल लेवल पर जुडिशरी के लोअर कोर्ट्स को डिजिटाइज किया जाए जिससे जस्टिस डिलीवरी फास्टर हो। इन लोगों के पास इसको लेकर भी कोई उद्देश्य नहीं है। आप फोकस करना चाहते हैं जुडिशियल एफिशिएंसी पर आप जिस पॉइंट को यहां पर उजागर कर रहे हैं उससे एक चीज स्पष्ट होती है कि वो जुडिशियल एफिशिएंसी के नाम पर आप अपनी पॉलिटिकल भड़ास निकाल रहे हैं, जो ऑलरेडी कुछ पार्टियों के तहत वो पॉइंट आर्टिकुलेट किया जा चुका है जिसको यूथ के तरफ से रीपैकेज किया जा रहा है। गौर कीजिए इस पॉइंट को जो मैं बोल रहा हूं। मैनिफेस्टो का दूसरा पॉइंट कहता है वोटर रोल्स के अंदर अगर किसी प्रकार का नेम डिलीशन होता है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत टेररिज्म के चार्ज लगाए जाएंगे। कितनी आयरॉनिकल बात है। भारत इतना बड़ा देश है, विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन है। यहाँ पर वोटर्स के नाम की एंट्री को मेंटेन करना, एडिशन डिलीशन करना एक ऑलरेडी लॉजिस्टिकली कॉम्प्लेक्स टास्क है। इस कॉम्प्लेक्स टास्क में जाहिर सी बात है एरर होगा, पर क्या उस एरर के लिए आप एक क्लासिकल लेवल पर सबवर्जन स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि उसको टेररिज्म के बराबर जोड़ें? आपके पास फॉर्म 8 का रेक्टिफिकेशन करने के लिए किसी प्रकार का कोई आंसर है? नहीं। आपके पास यहाँ पर इलेक्टोरल प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी लाने का कोई आंसर है? नहीं। आप क्या कर रहे हैं? डीलेजिटिमाइज कर रहे हैं एक शब्द का प्रयोग करके इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को। तीसरा पॉइंट मैनिफेस्टो का देखिए, वो कहता है कि एमपी एमएलए यदि कोई भी भारत के अंदर अपनी पार्टी को स्विच करके दूसरी पार्टी को यदि ज्वाइन करता है तो उसके ऊपर कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए 20 साल का बैन लगेगा। वेरी वेल आर्टिकुलेटेड पॉइंट। आवश्यकता है क्योंकि भारत में ये जो आजकल वॉशिंग मशीन कल्चर है उसमें ये प्रॉब्लम को रोकने की ज़रूरत भी है। लेकिन इसके पीछे का आपके पास साइंटिफिक लॉजिक क्या है? आप रादर इस प्रकार के 20 साल के आउटराइट बैन को जो प्रपोज कर रहे हैं, आपने ये 20 साल कैसे डिराइव किया? इसके पीछे कोई साइंस या लॉजिक है? आंसर नहीं है। आप खुद जब आप 20 साल का बैन कर रहे हैं यहाँ पर ये कह के कि ये डेमोक्रेसी के लिए हेल्दी है। डेमोक्रेसी में तो हेल्दी ये होता है कि वोटर्स को डिसाइड करने दिया जाए कि अगर आदमी ने एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन भी की है तो क्या वो दूसरी पार्टी में जाकर वहां पर अपने आप वोटर्स के सामने अपने आप को माफ करवा पाएगा? आप तो जिस प्रकार का 20 साल का बैन प्रपोज कर रहे हैं सर, वो तो एक टोटलिटेरियनिज्म की बात है और टोटलिटेरियनिज्म की चर्चा आप डेमोक्रेसी के नाम पर पैकेज करके कर रहे हैं। बैलेट बॉक्स की अकाउंटेबिलिटी आती है जब आप लोगों को ये चीज डिसाइड करने दें कि भाई ठीक है, आपके सामने एक नेता है जिसने अपनी पार्टी बदल ली थी, अब आप चूज करके बताइए कि वो नेता पार्टी बदलने के बाद आपकी नजरों में गिरा या नहीं गिरा।
ये अगर वोटर डिसाइड करेगा तो जाहिर है कि वो बेटर होगा रादर देन कि कोई ऑनलाइन टूल किट डिसाइड करे। चीज़ को समझिए। यहाँ पर चौथा पॉइंट मैनिफेस्टो में ये है कि हम मेजर कॉरपोरेट ओन्ड जितने भी मीडिया ग्रुप्स हैं उनके लाइसेंसेस को कैंसिल कर देंगे। मैं जानता हूँ कि आप गोदी मीडिया से चिढ़ते हैं, मैं तो खुद कहता हूँ, और मैंने आज नहीं बल्कि मेरे से जो लोग यहाँ पर पिछले 2-3 सालों से जुड़े हैं उनको सब ये बात पता है, और मैं ठोक के कहता हूँ, मैं किसी के बाप से नहीं डरता, कि भारत में मीडिया 2 प्रकार की है, दोनों पालतू मीडिया हैं। एक गोदी मीडिया है, एक पप्पू मीडिया है। एक पप्पू मीडिया पप्पू का प्रोपोगेंडा करती है और गोदी मीडिया का प्रोपोगेंडा करती है। भारत में निष्पक्ष पत्रकारिता नहीं होती, ये बात फैक्ट है। पर फैक्ट ये है कि सर देश में निष्पक्ष पत्रकारिता अगर नहीं हो रही है तो यहां पर आप फ्री स्पीच के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर अगर ये बात बोल रहे हैं कि हम मेजर कॉर्पोरेट ओन्ड मीडिया ग्रुप्स के लाइसेंसेस कैंसिल कर देंगे, तो ये तो अथॉरिटेरियन सेंसरशिप है सर। फिर इसमें डेमोक्रेसी की सेफगार्डिंग कहां पर हुई? कॉकरोच पार्टी के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है जो भारत के विपक्ष के साथ है, और मैं आज नहीं कई बार पहले भी बोल चुका हूं। आप ऑनलाइन लेवल पर बैठ के डिजिटल पत्थरबाजी करवा लीजिए, आप ऑनलाइन लेवल पर बैठ के क्रिटिकल प्रोपोगेंडा करवा लीजिए, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, समर्थन मिलेगा सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन आपके पास भी नहीं है, आपके बैकएंड स्पॉन्सरर्स जो हैं उनके पास भी नहीं है, और वो बैकएंड स्पॉन्सरर्स इसी रीजन से सत्ता प्राप्त नहीं कर पा रहे, और वो बैकएंड स्पॉन्सरर्स आज आपका प्रयोग करके ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश करी वो भी उन्हीं की तरह दोबारा से फेल हो गया। सिटीजन्स आज की डेट में भारत के जितने भी नागरिक हैं फ्रस्ट्रेटेड हैं। तेल के दाम जिस प्रकार से बढ़ रहे हैं, सरकार के पास कोई आंसर नहीं है। एक ऐसा मिनिस्टर रख रखा है जिसके बस का एग्जाम करवाना नहीं है, जो एग्जाम करवा नहीं पा रहा है। इस प्रकार से जो यहाँ पर आए गए दिन पेपर लीक होता है, इकोनॉमिक लेवल पर जो यहाँ पर अभी क्राइसिस चल रहा है, ये सब चीज़ों से नो डाउट सिटीजन्स और भारत के नागरिक त्रस्त हैं। लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन क्या है? क्या सोल्यूशन ये है कि हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर पत्थरबाजी करें, या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आकर हम किसी सुझाव की बात करें? देखिए, घूम फिरकर बात सिंपल है। आप एक पैरालाइज्ड सिनिकल आर्मी, क्रिटिकल आर्मी क्रिएट करना चाहते हैं जो आपकी वेबसाइट के मुताबिक सिर्फ 11 घंटे स्क्रीन पर बैठ के जो है प्रोफेशनल लेवल पर ट्रोलिंग करे। क्या देश उससे आगे बढ़ेगा? क्या देश आज की डेट में एक सुपर पावर 11 घंटे ट्रोलिंग करने के लिए और यहाँ पर लेजी अनएम्प्लॉयड लोगों को साथ जोड़ने से आगे बढ़ेगा? आज ये चीज़ यूथ को भी डिसाइड करनी है। मैं हमेशा कहता आया हूँ देश में बहुत समस्याएं हैं, पर क्या समस्या का हल पे चर्चा करना इंपॉर्टेंट है, या उस समस्या को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर 11-11 घंटे ऑनलाइन बैठ के डिजिटल प्रोपोगेंडा करने की आज की डेट में आवश्यकता है? सबसे बड़ी चीज़ को समझिए, यहाँ पर इनके पास ना तो किसी प्रकार का कोई इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, ना इनके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग मॉडल है जिससे कि ये बता पाएँ जनता को कि हम जॉब ऐसे क्रिएट करेंगे, ना इनके पास नेशनल सिक्योरिटी की कोई स्ट्रैटेजी है, और ना ही भारत को लेकर इनके पास कोई विजन है। एक सिविलाइजेशन भारत जैसी कर्तव्य से चलती है, और कर्तव्य से चलने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति को अपनी ड्यूटी यहाँ पर करनी आवश्यक है। हर एक व्यक्ति को देश की अर्थव्यवस्था में देश के लिए प्रोडक्टिविटी लाना आवश्यक है। देश के लिए सॉल्यूशंस यहाँ पर प्रपोज करके सॉल्यूशन से आगे गेम चलाना आवश्यक है। भारत को यदि हम एक सुपर पावर देखना चाहते हैं तो भारत आज की डेट में सुपर पावर उन्हीं लोगों से बनेगा जब लोग एक कर्तव्य के तहत, ड्राइव के तहत देश को आगे बढ़ाएंगे। मैंने पहले भी ये बात बोली और मैं आज फिर ये बात बोलता हूँ, देश हमेशा यहीं रहेगा, पार्टी आएगी जाएगी, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, ये देश कहीं नहीं जाएगा। इस देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सबका एक कर्तव्य है। तो रादर देन कि 11-11 घंटे अगर हम बैठकर ऑनलाइन लेवल पर डिजिटल प्रोपोगेंडा और ट्रोलिंग करें, मेरे हिसाब से अगर हम लोग सारे एक संकल्प ले लें कि अब हम 11 घंटे तो नहीं, कम से कम दिन का 1 घंटा सॉल्यूशंस के ऊपर चर्चा करेंगे, तो क्या ये बेहतर नहीं है? मुझे कमेंट में अपनी राय बताइएगा। आप शायद मेरी राय से असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमत होना एक बात है, सॉल्यूशन पे चर्चा करना और सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करना दूसरी बात है। क्या आप साथ हैं? बताइएगा मुझे। धन्यवाद।